तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी का टॉपिक कौन सा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें ब्लड बहुत रोल प्ले करता है उसके जीवन के जीने में, ठीक है। उसके क्योंकि ब्लड ऐसा है, ब्लड ऐसा है जो उसके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है, ठीक है। तो किसी भी लिविंग सिस्टम में ब्लड बहुत ज़रूरी है उसके जीवन के लिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते तो उसी की जो ब्लड है किस तरीके से फ्लो कर रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये किस तरह के हो सकते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा क्या हो सकता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका क्या मतलब हुआ, ओपन और क्लोज का क्या मतलब हुआ। ओपन क्लोज का मतलब सिंपल सा ये है कि जो तुम्हारा ब्लड है शरीर का, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई पाइप से के थ्रू नहीं बहे, ऐसे ही बहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किस में बहेगा, वो बहेगा कैविटीज में, मतलब खाली जगह रहेगा, उसी में ऐसे ही उसमें सारे चीज़ तैरते रहेंगे, उसमें कोई वेसल्स नहीं होगा, कोई पाइपलाइन नहीं होगा। समझ में आ गया, डायरेक्ट खोल दिए, मोटर चालू है, पानी बह रहा है, उसी तरीके से कोई पाइप की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें पाइप लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, वेसल्स। यानी इसमें क्या जरूरत है, वेसल्स की जरूरत है, ब्लड वेसल्स। किसकी जरूरत है, ब्लड वेसल्स। यानी जो ब्लड इसमें फ्लो करेगा किस में करेगा, वेसल्स में करेगा, ब्लड वेसल्स में करेगा, यानी पाइप्स में करेगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स में वो ब्लड फ्लो करेगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे ही है, जीव के अंदर से ब्लड बह रहा है ना, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं ना, तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दो चीज़ें जरूर, एक चीज़ और चाहिए, क्या है, पंपिंग मशीन। मोटर चलता है तो मोटर चाहिए ना, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या चाहिए, मोटर चाहिए। पानी को कहीं फैलाने के लिए क्या चाहिए, मोटर चाहिए। तो शरीर में ब्लड फैलाने के लिए क्या चाहिए, दोनों में क्या चाहिए, एक पंपिंग मशीन चाहिए, और वो पंपिंग मशीन का क्या नाम होता है, हार्ट। यानी दोनों में क्या चाहिए, हार्ट चाहिए, यानी एक हार्ट होगा। हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी प्रेशर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि प्रेशर रहेगा तभी तो ब्लड आगे भागेगा या शरीर के अलग अलग भागों में भागेगा। यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों में क्या चाहिए, पंपिंग मशीन तो चाहिए, और वो पंपिंग मशीन का काम कौन करता है, हार्ट करता है। अंतर कितना है, बस अंतर इतना है कि इसमें जो ब्लड है कैविटीज में बहता है, कैविटीज मतलब वहाँ का जो खाली जगह है उसी में ब्लड बहता रहेगा, ठीक है, उसी को पंप करता रहेगा हार्ट। लेकिन ब्लड वेसल्स में इसमें क्लोज्ड वाले में क्या है, ब्लड वेसल्स में बहेगा, एक नहीं पाइप में बहेगा, पतली पतली मोटी पाइप होगी, फिर पतली पाइप होगी, तो इस तरीके से ये बहता चला जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। क्योंकि उस मोटे और पतलेपन के आधार पर ब्लड वेसल्स भी अलग अलग तरह के होंगे, उसको हम लोग थोड़ा नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये समझते हैं। अब ये हार्ट आ गया, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के हो जाते हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगा सिंगल, दूसरा हो जाएगा डबल। सिंगल डबल का क्या मतलब है, सिंगल डबल का सिंपल सा मतलब क्या है, सिंगल डबल की अगर बात करें तो सिंगल डबल को क्या मतलब है, सिंगल डबल का मतलब ये हुआ, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी एक सर्किल में मतलब सर्किल में घूम रहा होगा, या सर्किल घूम कहने का मतलब गोला में नहीं, मतलब एक साइकिल में घूम रहा होगा ब्लड। जैसे मान लो ये क्या है, पंपिंग मशीन है ना, कहीं से ब्लड आया, इसमें घुसा, फिर यहाँ से निकला होगा, निकलता होगा, ये पंप करता होगा। जैसे मोटर में पानी आता है फिर उसको पंप करता है ना मोटर, तो उसी तरीके से तो पंप करता होगा। तो एक बार जो पानी आ गया वो दोबारा इसमें थोड़ी पानी जा रहा है, वो तो बाहर निकल गया, एक ही बार में हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन यही पानी दोबारा इसमें आए, फिर उसको फिर से इसको क्या करेगा, हट सर्कुलेट करेगा, तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यानी ब्लड 2 बार आता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड 2 बार आएगा एक, ठीक है, तब जाके वो साइकिल कंप्लीट होता है। जो शरीर तक पहुंचने का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, 2 बार होगा। तो ब्लड इसमें ब्लड 2 बार आएगा, हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार में आया तो डबल सर्कुलेशन, अगर एक बार में आया तो सिंगल सर्कुलेशन। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, उससे पहले कि डबल और सिंगल के जानते थे, ये ओपन और क्लोज्ड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें किस में पाया जाता है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं हो, यानी बैकबोन नहीं हो, उसके पीछे क्या हो, बैकबोन नहीं है, तो वो सारे एनिमल क्या आते हैं, इनवर्टिब्रेट में आते हैं। और उन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर जो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जो आते हैं ज़्यादातर, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है, ये फैमिली है, ठीक है, ये फाइलम है, उस फाइलम के अंदर और सारे एनिमल आते हैं। जैसे मोलस्का के अंदर क्या आता है, स्नेल आता है ना, आर्थ्रोपोडा में क्या आता है, कॉकरोच आता है। तो ये सब इस तरह के एनिमल्स में, ठीक है, इस फाइलम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉकरोच में नोट करने वाली कहते हैं, इसमें 13 हार्ट होता है। कितना होता है, 13 हार्ट चेम्बर होता है, ठीक है, 13 हार्ट चेम्बर। ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको यहीं पे नोट कर लिया। और इसमें ब्लड कैसे बहेगा, कॉकरोच रहेगा उसके अंदर ब्लड ऐसे ही बहता रहेगा, कोई पाइपलाइन नहीं, कोई वेसल्स नहीं, कोई ब्लड वेसल्स नहीं, सिर्फ कैविटीज वैसे ही बह रहा है। और उसमें कितने 13 को हार्ट चैम्बर है, वही क्या करें, ब्लड को पंप कर रहे हैं, बार बार पंप करते हैं तो शरीर में फैल रहा है, आ रहा है, सेल फैल रहा है, आ रहा है। समझ में आ गया। तो ये इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। लेकिन जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी किसमें, जैसे ह्यूमंस, वो सारे इसमें आ जाएंगे। उनमें कैसा सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन एक एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इतना समझ में आ गया। अर्थवॉर्म में क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि वो क्या, अर्थवॉर्म क्या है, इनवर्टिब्रेट है। अर्थवॉर्म में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। बात समझ में आई। तो ये एक्सेप्शंस हो गया। अब बात करते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी भी 2 तरह का हो गया, एक तो सिंगल सर्कुलेशन, एक डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। सिंगल सर्कुलेशन की बात करते तो सबसे पहले मछली, जितनी भी मछलियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, एक बार ब्लड आया फिर पंप करके सब फैला दिया, फिर दोबारा दूसरा नया ब्लड है, इस तरीके से। अब बात करें उसके बाद और कौन से होते हैं, एम्फीबियंस में जो पानी में भी रहते हो और जो ज़मीन पर रहते, वो सारे एम्फीबियंस, जैसे मेढक है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग, तो उस सारे में क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन हो, क्लोज तो होगा ही, साथ में सिंगल सर्कुलेशन होगा। उसके बाद रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स होंगे सारे क्या होंगे, सिंगल सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल के स्नेक और क्रोकोडाइल, ये सारे क्या है, नहीं होता है, वो रेप्टाइल्स में होते हैं। समझ में आ गया। और इस कारण से ये क्या, इनमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, हाँ, स्नेक में रीढ़ का हड्डी होता है, इन्वर्टिब्रेट में ही आते हैं, इसलिए क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में है, ठीक है। और ये क्या है, ये इसके फाइलम का सब फाइलम है। फिश से, इसको पी से होता है, जैसे फिशेज करके से बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मछली आती है सारा। एम्फीबियंस में फ्रॉग आते हैं, रेप्टाइल्स में स्नेक, छिपकली भी इसी में आती है, लिजार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लिजार्ड, ये सारे इसमें आते हैं। इतना समझ में आ गया। अगर हम डबल सर्कुलेशंस की बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या हुए। सबसे पहला बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स है उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। उसके बाद क्या आता है, मेमल्स में अब क्या क्या आएंगे, मेमल्स में ह्यूमन भी आएगा, ह्यूमन भी आता है मेमल्स में, रेट भी आता है और बेट भी आता है, BAT, बेट यानी चमगादड़। अब
समझ में आ गया। तो ये डबल सर्कुलेशंस के एग्जाम्पल हुए, ये सिंगल सर्कुलेशंस के एग्जाम्पल है। इनको नोट करो पहले अच्छे से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक को बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा है सर्कुलेशंस के बारे में। अब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्या है, हार्ट चैम्बर के बारे में। कि हार्ट चैम्बर पे क्वेश्चन रहता है कि किस में कितना हार्ट चैम्बर होता है। जैसे अभी कॉकरोच में हम लोगों ने देखा था कितना हार्ट चैम्बर होता है, 13 ठो क्या होता है, हार्ट चैम्बर होता है। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कितने चैम्बर्स हैं, हार्ट के चैम्बर्स कितने हैं, देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, मछली की, मछली में कितना हार्ट चैम्बर होता है, 2 हार्ट चैम्बर होता है। अगर हम बात करें मछली की, तो मछली में कितना हार्ट चैम्बर हुआ, 2। यानी अगर हम फिश की बात करें तो फिश में इसको कौन सा फाइलम हुआ, इसको इस तरीके से लिखते हैं पीसेस करके, ठीक है, सब फाइलम। तो इसके अंदर कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 2 हार्ट चैम्बर होता है, 2 हार्ट चैम्बर, ठीक है। अभी समझ में आएगा कि 2 चैम्बर का क्या कह रहे हैं। अगर हम बात करें किसकी, अगला जो एम्फीबियंस हम जिसको बोलते हैं, एम्फीबियंस में जैसे माइडक आ जाता है, एम्फीबियंस, इनमें कितना होता है हार्ट चैम्बर, 3 हार्ट चैम्बर, 3 हार्ट चैम्बर। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में कितने हो जाते हैं, 3 हार्ट चैम्बर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, वो क्या है, चैम्बर। और एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, क्रोकोडाइल। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है, रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल, 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 ठीक है। इसमें कितना चैम्बर होता है, 4 हार्ट चैम्बर होता है, 4 हार्ट चैम्बर, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एविज की, एविज में क्या आते हैं, जो जितने भी बर्ड्स होते हैं सारे एविज फाइलम में आते हैं, सब फाइलम में आते हैं। एविज क्लास कह सकते हैं, सब फाइलम को एक तरह से क्लास नाम दिया जाता है। तो एविज क्लास में आते हैं। तो बर्ड्स जितने में, इनमें कितना होता है, 4 हार्ट चैम्बर होता है, 4 हार्ट चैम्बर होंगे, ठीक है, 4 हार्ट चैम्बर होंगे। और फिर क्या जाता है, मैमल्स। मैमल्स क्लास में कौन से कितने कितने चैम्बर होंगे, 4 हार्ट चैम्बर, 4 हार्ट चैम्बर होंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब किसी हो गया, अब बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बात करें हम लोग, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले हमको 2 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, एक तो ब्लड वेसल्स चाहिए, और क्या चाहिए, पंपिंग मशीन यानी हार्ट चाहिए। क्या चाहिए, हार्ट चाहिए। ये 2 चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं, ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, वेन, ठीक है। और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इस तरीके से अच्छा सा बनाते हैं। और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। पहले इनके काम जानने से पहले हम क्या देखते हैं, ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। कैपिलरीज क्या हुआ, हार्ट क्या हुआ, ये सब देखते हैं। हार्ट नहीं, ब्लड वेसल्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो ब्लड वेसल्स की ही चर्चा करेंगे। अब देखो, आर्टरी की बात करें तो दोनों तो पाइपलाइन है, क्योंकि ये पाइपलाइन, ये वेसल्स ही है, ब्लड वेसल्स ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, फिगर में क्या अंतर है। ये थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा सा मोटा है, और ये बहुत पतला है। बिल्कुल बिल्कुल ये एक लाइन एक पतला के दिखा रहा है, जैसे एक लाइन एक पाइप लाइन है, एक लाइन एक लाइन पाइप लाइन है, ये कहने का मतलब। ठीक है, तो आर्टरी क्या होती है, थोड़ा सा उसका वाल जो होता है ना थिन होता है। वेंस क्या होता है, उसका जो वेंस का जो चौड़ाई ज़्यादा होता है, ठीक है, थिक होता है। मस्कुलर वाला क्या होता है, उसका थिक होता है, चौड़ाई ज़्यादा होता है, इसको वॉल्यूम ज़्यादा होता है वेसल्स में, इसमें बहुत कम होता है। ये क्या करता है, ये आर्टरी और वेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स, इन दोनों को कनेक्ट करता है, बहुत पतले पतले होते हैं। ठीक है, आर्टरी क्या करता है, आर्टरी का क्या काम है, आर्टरी हार्ट से आर्टरी क्या करता है, हार्ट से ब्लड ले जाता है। ठीक है, और कहाँ पहुँचाता है, शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुँचाता है। तो ये ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी इस ब्लड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इतना समझ में आ गया है ना। वेन्स क्या करता है, ब्लड को क्या लाता है, ब्लड को कहाँ तक लाता है, हार्ट तक लाता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बॉडी पार्ट्स से क्या करता है, बॉडी पार्ट्स मतलब हर एक अंग की बात करें, बॉडी पार्ट्स से क्या करता है, ब्लड को लेता है और कहाँ पहुँचाता है, हार्ट के अंदर पहुँचाता है। यही कहने का मतलब है। अब ये ब्लड कैसा होगा, बॉडी पार्ट से लेके आ रहा है तो ब्लड कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड होगा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड होगा ब्लड में तो क्या बोलते हैं, इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस ब्लड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जिसमें ऑक्सीजन है तो इसको, इस ब्लड को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया। इसमें ये बॉर्डर लाइन खींच देते हैं ताकि अंतर पता चले, इसमें भी बॉर्डर लाइन खींच देते हैं। हम तीनों को एक साथ देखते चले जा रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबके ले रहा है, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है देखते हैं। एक नाम सुन तो होगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये हार्ट से कहाँ ले जाता है ऑक्सीजन को, ये देखो ये ब्लड को ले जाता है कहाँ से, हार्ट से फिर ये भी हार्ट से ही ले जाता है। ये आर्टरी क्या करता है, हार्ट से ब्लड को ले जाता है, लेकिन वो ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी उसमें ब्लड के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और वो कहाँ ले जाता है, लंग्स के पास ले जाता है। कहाँ ले जाता है, लंग्स के पास। जैसे ही सांस लिए उसमें ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, वो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर उसको हार्ट में लाया, हार्ट ने उसको फिर पंप कर दिया। अब बात समझ में आ गया। यानी लंग्स के अंदर क्या काम हो रहा है, प्यूरिफिकेशंस का काम हो रहा है। यानी प्यूरिफिकेशंस कैसे कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते, जैसे ही सांस छोड़े तो क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, और उसके साथ उसकी जगह पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो लंग्स ने क्या किया, प्यूरिफिकेशंस किया, लेकिन उस लंग्स तक जो वेसल्स लेके आ रहा है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन कौन सा ब्लड ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जा रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड। अब समझ में आ गया एक्सेप्शन में। जबकि ये हार्ट आर्टरी क्या कर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। इस एक्सेप्शंस को याद रखना। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है, बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ ले आता है। अब ये बॉडी पार्ट से नहीं लाएगा, क्योंकि ब्लड देखो, ब्लड कहाँ से लाएगा, लंग्स से लाएगा। लंग्स से कहाँ से ब्लड लाएगा ये। अब जैसे ही आर्टरी का तो काम हो गया, आर्टरी ने जैसे ही पहुंचा दिया उसको, लंग्स के पास पहुंचाया, लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रहा है, लंग्स ने। जैसे ही ब्लड पहुंचा तो लंग्स ने इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो उस ब्लड को कौन लेके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक, पल्मोनरी तो क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। क्या कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या हो गया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी वेन।
इतना समझ में आ गया। यानी ये एक्सेप्शन हो गया। देखो अब अंतर देखो, ध्यान से देखो अंतर क्या है। आर्टरी क्या काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। वेंस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। ठीक है, ये आर्टरी क्या करता है, हार्ट से ब्लड को और जगह ले जाता है। लेकिन वेंस क्या करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। अब हार्ट से क्या होता है, देखो हार्ट जैसे ही हार्ट में गया, जैसे ही हट गया तो वहाँ से कौन ले गया, पल्मोनरी आर्टरी ले गया। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ले गया, फिर उस लंग में ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन को फिर से हार्ट तक कौन लेकर आ गया। इस साइकिल को समझने की कोशिश करो। देखो बाबू, ये क्या है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जैसे ही इसने क्या किया, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले गया, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले गया। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले गया, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले गया। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या ले गया, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले गया। कौन ले गया, आर्टरी ले गया। जैसे ही आर्टरी ले गया तो उसका काम हो गया, तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर गया होगा। अब उस बॉडी पार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम हो गया तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हट गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो जो सेल्स में काम होगा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड आ गया इसमें, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले लिया, वहाँ से वेंस ले लिया। लेकिन आर्टरी और वेंस को कनेक्ट कौन कर रहा है, कैपिलरीज कर रहा है। यानी अगर ये आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, ये यूज हो गया, तो फिर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर गया, तो यहाँ से जो कनेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे ये यूरिन है, वेंस है, तो ये वेंस क्या कर रहा है, वापस इस ब्लड को कहाँ तक ले जा रहा है, हार्ट तक लेके आ गया। हार्ट तक लेके आ गया। अब यहाँ से ये हार्ट तक चला जाएगा, यानी हार्ट तक आ गया, है ना। अब हार्ट तक तो गया, तो हार्ट तो सिर्फ पंप कर रहा है, प्यूरिफिकेशन तो नहीं कर रहा है। जैसे ही हार्ट ने इस ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें जो ब्लड जिसमें डीऑक्सीजनेटेड, इसने इसको पंप किया, इस पंपिंग वाले हार्ट जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड को कौन ले गया, पल्मोनरी आर्टरी ले गया। कहाँ तक ले गया, हार्ट से। हार्ट से ये ब्लड को कहाँ ले गया, लंग्स के अंदर ले गया। लंग्स ने प्यूरिफाई कर दिया। लंग्स ने क्या किया, सांस लिया, उसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अब इस वाले ब्लड को फिर हार्ट तक कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेंस लेके आ रहा है। लंग्स तक गया, फिर उसमें ऑक्सीजन जोड़ गया, फिर पल्मोनरी वेन गया। अब ये हार्ट के अंदर ये जो ब्लड आया है वो क्या ऑक्सीजनेटेड है। अब इस ऑक्सीजनेटेड को फिर पंप करेगा, तो अब यहाँ से कौन लेके जाएगा, ये आर्टरी ले जाएगा। देखो हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कौन ले जा रहा है, आर्टरी ले जा रहा है। उसी तरीके से फिर वापस वही होगा, बॉडी पार्ट्स में सब काम हुआ, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, तो वो ब्लड कैसा हो गया होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया होगा। अब वो बीन्स क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हार्ट में लेकर आएगा। फिर हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी फिर लंग्स तक ले जाएगा। फिर लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो उस ब्लड को फिर से हार्ट में कौन लाएगा, पल्मोनरी वेन लाएगा। फिर हार्ट पंप करेगा तो आर्टरी सारे बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा। फिर बॉडी पार्ट से काम हो गया तो फिर वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कार्बन है, उसको फिर हार्ट तक पहुँचाएगा। तो ये साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जो आर्टरी और वेन को जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, कैपिलरीज है ना। क्योंकि अब आर्टरी से वेन्स में आ कैसे रहा है ब्लड, सवाल आता है ना। ठीक है, ये दोनों अलग अलग वेसल्स है, तो दोनों आपस में ब्लड कैसे आ जा रहा है, आर्टरी वाला जो है इसमें कैसे आ जा रहा है, वेन्स में। तो ये कौन कनेक्ट कर रहा है, इसको कैपिलरीज कनेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये इसमें घुस गया, इससे फिर वापस हार्ट में चला गया। अब बात समझ में आ गया, पूरा प्रोसेस समझ में आया कैसे काम कर रहा है पूरा बॉडी में। इसी तरीके से ब्लड कितना बार आया, 2 बार आया। 2 बार ब्लड आया ना, हार्ट के अंदर कितना आया, 2 बार ब्लड आया। इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बात समझ में आया। एक बार कौन ब्लड लेके आ रहा है, देखो एक बार ये ब्लड ये लेके आ रहा है, वेंस लेके आ रहा है। दूसरी बार ब्लड कौन लेके आ रहा है बॉडी में, पल्मोनरी वेंस लेके आ रहा है। 2 बार ब्लड आ रहा है। ब्लड हार्ट के अंदर कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और वो साइकिल, एक साइकिल में 2 बार ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड वेसल्स के बारे में समझा, इसको पहले नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे इसको फिर से समझते हुए एक एक चीज़ को बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। इसको एक बार अच्छे से लिखो, इसको अच्छे से पहले नोट डाउन करो। तो हम बात कर रहे थे आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आर्टरी जो होंगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसका जो मस्कुलर वाल होगा, मतलब जैसे हम लोगों ने ये बनाया, तो ये जो इसका वाल जो होगा ना वो थिक होगा, इसको बोलते हैं मस्कुलर, क्योंकि मसल्स से बने होंगे। तो मस्कुलर वाल क्या होगा, थिक होगा। इसका मस्कुलर वाल क्या होगा,
इसका मस्कुलर वाल क्या होगा, थिन होगा, और इसमें क्या आ जाएगा, नो मस्कुलर वाल, इसमें मस्कुलर वाल होगा ही नहीं, बहुत पतला होता है ये, हमारे बाल से भी पतला होता है मस्कुलर वाल। ठीक है। अच्छा देखो, इसका वाल जो मस्कुलर होने के कारण क्या हो गया, जैसे इतना मोटा होने का कारण क्या हो गया, इसका डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर क्या हो, क्योंकि इसका मस्कुलर वाल बढ़ गया तो डायमीटर क्या हो गया, लेस हो गया, या इसको डायमीटर क्या हो गया, हाँ लेस कह सकते हैं, लेस हो गया, स्मॉल हो गया, क्या हो गया, स्मॉल हो गया। और इसका डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर क्या हो गया, ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इसका कारण क्या है, स्मॉल होने का कारण क्या है, क्योंकि देखो ये ब्लड को कहाँ से ले जा रहा है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स के अंदर अलग अलग जगह ले जा रहा है। अगर पाइप इसका जो जो डायमीटर होगा स्मॉल होगा तो प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, क्योंकि पाइप का अगर तुम पतला कर, हाँ एरिया कम कर देते तो बहुत प्रेशर से निकलता है, पानी बहुत प्रेशर से भागता है। उसी तरीके से अगर जैसे ही हार्ट पंप करेगा तो ये ज़्यादा प्रेशर से ले जाएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाना है। लेकिन रिटर्न जो जब आ रहा है, रिटर्न ब्लड आ रहा है, तो उस पर ये प्रेशर की उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका वाल क्या होता है, पतला होता है, और डायमीटर ज़्यादा होने के कारण कोई दिक्कत नहीं होता, प्रेशर भी कम और आराम से हार्ट में पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका वाल थिक इसलिए हो जाता है कि ज़्यादा प्रेशर रहेगा, अगर वाल थिक नहीं होगा तो क्या होगा, आर्टरी क्या होगा, फट जाएगा ना, ज़्यादा प्रेशर, इसलिए उसका वाल थिक होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट और कुछ, जैसे लार्जेस्ट आर्टरी का क्या नाम हुआ, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी का क्या नाम हुआ, हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, इसमें लार्जेस्ट आर्टरी कौन है, लार्जेस्ट आर्टरी, क्योंकि ये बहुत पतला होता है, तो केस से भी हमारे केस से भी ये पतला होता है कैपिलरीज, तो इसमें डायमीटर का तो बात ही नहीं है। अब मस्कुलर वाल तो है ही नहीं, बस उसमें आया ब्लड बह गया, क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर होता ही नहीं है ना, क्योंकि सारा प्रेशर तो किसमें, आर्टरी में आ रहा है और वेन्स में आ रहा है, बट जा रहा है ना, बहुत वेसल्स है ना, तो प्रेशर तो बट गया ना। अब लार्जेस्ट शरीर में, हमारे शरीर में लार्जेस्ट आर्टरी कौन है, लार्जेस्ट आर्टरी का क्या नाम है, ओर्टा, क्या नाम है, ओर्टा। अगर ओर्टा नहीं दे तो क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते, टाइप कर सकते हैं, और अगर ओर्टा दिया तो ओर्टा टिक कर दो। लार्जेस्ट वेन कौन सा हुआ शरीर में हमारे, इन्फीरियर वेना केवा, ये हमारे लार्जेस्ट हुआ। और ये कैपिलरीज क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, बहुत पतला पतला होता है और बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होता है ब्लड वेसल, बहुत लंबा भी नहीं होता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतना समझ में आ गया, ब्लड वेसल्स के बारे में पूरा समझ में आ गया क्या है कहानी। हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको क्या चाहिए, एक ब्लड वेसल्स चाहिए, एक हार्ट चाहिए, है ना। तो ब्लड वेसल्स के बारे में हमने सारा पढ़ लिया। अब दूसरा चीज़ क्या पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक बार एक फिगर बनाएंगे और उसके बाद उसके साइकिल्स को देखेंगे। इसको अच्छे से पहले नोट कर लो, इन्फीरियर वेना केवा, INFERIOR, इन्फीरियर वेना, VENNA वेना, CAVS केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ब्लड वेसल्स क्या, तीनों के अंतर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक और चीज़ क्या चाहिए, हार्ट चाहिए। ब्लड वेसल्स तो पढ़ लिए, अब इसके बारे में अब सेकंड चीज़ जो चाहिए वो क्या है, हार्ट। उस हार्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हार्ट क्या होता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तुमने स्ट्रक्चर हार्ट का लगभग ऐसे देखा होगा, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, लगभग 4 चैम्बर हो गए तो ऐसे हो गए, ठीक है। और ये
ऊपर वाला ऐसे होता है। ये 4 चैम्बर हो गए, तो कितना समझ में आ गया। इस वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लेयर हो गया इस तरीके से, ये एक लेयर हो गया, ठीक है। इस तरीके से लगभग इसी तरह से मान के चलते हैं इसमें। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग हर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसके लोकेशंस की बात करते हैं। हर्ट का लोकेशंस क्या है, हर्ट का लोकेशंस पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हर्ट कहाँ पे है, पड़ता है। पहला चीज़ हर्ट जो पड़ता है हम लोग का मेजोडर्मल में पड़ता है, मेजोडर्म एरिया में पड़ता है। मेजोडर्म पहला क्या हुआ, जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो 3 स्टेज होता है, हम लोग भ्रूण के रूप में होते हैं, इस तरीके से 3 स्टेज होता है। इसको बोलते हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, ठीक है। तो जो मेजोडर्म का जो एरिया होता है ना, उस मेजोडर्म एरिया में क्या बनता है, हर्ट बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेजोडर्मा और ओरिजिनल है। दूसरा चीज़ और कहाँ पाया जाता है, ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। अब ये थोरेसिक कैविटी क्या है, जब एक हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, समझ सकते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है एक तरीके से, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। तो ये मान लो ये पेट वाला जो पार्ट है, जो छाती से नीचे वाला और पेट से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो गला से और चेस्ट तक का जो पार्ट है, पूरा चेस्ट वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को कौन अलग करता है, डायफ्राम अलग करता है। कौन अलग करता है, डायफ्राम। थोरेसिक कैविटी डायफ्राम के ऊपर और चेस्ट, ये जो गला से नीचे वाले पार्ट को हम, तो जो हम लोग बात करें, जो गला और ये डायफ्राम, जो ये चेस्ट वाला जो पार्ट होता है ना, चेस्ट से जहाँ पेट से थोड़ा ऊपर में जैसे रिब्स जो बना होता है, उससे ऊपर वहाँ पे जो अलग करता है उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। उससे ऊपर वाले और गला के ऊपर पार्ट को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। और उस डायफ्राम से नीचे और पेट तक के वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो हार्ट किस वाले में पाया जाता है, इस वाले में पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। लोकेशन क्या हुआ, मेजोडर्म तो वहीं, साथ में क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी होता है। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। डायफ्राम अभी समझ में आ जाएगा, डायफ्राम क्या होता है समझ में आ जाएगा। अभी पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ना, तो डायफ्राम भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब तीसरा चीज़ क्या है कि इसका फिर, ठीक है, ये मेजोडर्म में होता है थोरेसिक, लेकिन लोकेशंस क्या है, तो ये क्या होता है, चेस्ट जो रिब्स होता है ना, चेस्ट जो होता है ना, छाती के मिडिल में होता है, मिडिल ऑफ चेस्ट, टिल्ट इन लेफ्ट साइड, थोड़ा क्या होता है, लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है, लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा सा झुका, लेकिन चेस्ट के मिडिल में रहेगा, छाती के मिडिल में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहेगा। तो ये तो क्या हो गया, हार्ट का लोकेशन हो गया। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से पहले, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब अगर हम हार्ट की बात करें, जो ये लेयर है, ये लेयर जो क्या कर रहा है, जो 4 भाग में डिवाइड कर रहा है, हार्ट को 4 चैम्बर बना रहा है, तो इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। इस लेयर को क्या बोलते हैं, सेप्टम। द लेयर्स डिवाइड हार्ट इन 4 चैम्बर इज नोन एज सेप्टम, ओके। अब बात करते हैं एक इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट्रियम, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, या एट्रियोल भी बोलते हैं। एट्रियम को क्या बोलते हैं, एट्रियोल भी बोल सकते हैं, और वेंट्रिकल को वेट्रियोल भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, राइट साइड में है। अगर मैं हार्ट इस तरह से हो जाऊँ तो मेरा ये क्या होगा, राइट साइड हो गया। अगर मैं इस तरह से हूँ तो राइट साइड ही हो गया ना, तो ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया इधर का। तो इसको हम लोग बोल देते हैं राइट एट्रियम, इसको बोल देते हैं राइट वेंट्रिकल। इस वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ में आ गया, 4 पार्ट समझ में आ गया, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं। अब इस हार्ट के अंदर एक यहाँ पे एक इस तरह से तुमको मिलेगा, राइट एट्रियम के अंदर एक ऐसा जगह मिलेगा, इस तरह से नोड मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस नोड को ASAN, ठीक है।
और यहाँ पे भी एक नोड मिलता है, ठीक है। ये नोड ऐसे इस सेप्टन के अंदर जाता है और यहाँ पे ये फैलता रहता है इस तरह से, ठीक है। ये अगर इसको यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये जो सेप्टन है जो है ना, सेप्टन जो इसके अंदर से ये सेप्टन के ये एक और नोड होता है, इस तरीके से ये जाता है, इस तरीके से ये फैलेगा, इस तरीके से इसमें ये फैलता रहता है, छोटे छोटे वेसल्स के रूप में फैल गया। हार्ट का इतना स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, इसको लिखो यहाँ पे। ये SAN बहुत इंपॉर्टेंट है, SAN के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे थोड़ा बहुत में, इसको नोट करो जल्दी से। और इस वाले नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, AVN। इस वाले नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, AVN। SAN का मतलब क्या है, सीनो एट्रियल नोड, सीनो एट्रियल नोड, इसको क्या बोलते हैं, AVN को, AVN को हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलेंगे इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इतना अभी तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल हार्ट में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे लिखो। अब बात करते हैं जो इनमें जो होता है ना, एक तरह से ये यहाँ पे एक नोड होता है, क्या बोलते हैं, वाल्व होता है, नोड नहीं होता है, वाल्व होता है। तो जो इस तरफ होता है, इस तरफ जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व, ट्राइकप्सिड वाल्व। और इस तरह का जो होता है उसको बोलते हैं बाइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व। ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि जब ये हार्ट सिकुड़ता है, जब ये पंप करता है तो ये बंद हो जाता है, ये वाला वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। बंद होने के कारण क्या होता है कि जो इसमें जो ब्लड आ गया वो क्या ऊपर वाले चेम्बर में ब्लड नहीं जाए, बंद हो जाएगा तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाए, इसलिए ये वाल्व होते हैं। इतना समझ में आ गया, लिखो अभी, लिखते चले जाओ, फटाफट लिखते चले जाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ट्राइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व, कितना हो जाए। अब जो इस नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से जो ये दो तरह के तार आ रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह के, इसको बोलते हैं हिस बंडल, HIS, हिस बंडल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस बंडल बोलते हैं, ठीक है। और जब ये आके यहाँ पे ये से फैल रहा है इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर। इसको भी नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट एरिया है थोड़ा सा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, हिस बंडल और पुरकिंजे फाइबर को, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये हार्ट है ना, ऐसे नहीं है, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, इसके चारों तरफ फ्लूइड होता है, ऐसे भरा हुआ फ्लूइड, इसके चारों तरफ क्या है, एक फ्लूइड भरा है, इसके चारों तरफ क्या है, फ्लूइड भरा हुआ, इस तरीके से फ्लूइड भरा। और ये फ्लूइड के जो बाहर क्या होगा, एक लेयर होगा, इस तरीके से हार्ट को लेयर होगा, है ना। तो इस वाले जो लेयर को बाहर को लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, इस बाहर वाले लेयर जो बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। और जो ये फ्लूइड है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस जो ये फ्लूइड जो है इसके अंदर हार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये होता क्यों है, जैसे ये इसलिए होता है, जैसे ही आप इस पर कोई प्रेशर लगे या कोई आपको धक्का लगे या घाव लगे, तो ये जो प्रेशर्स को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, समझ में आ गया। जैसे ही इस पर कोई घाव लगेगा तो क्या होगा, प्रेशर्स को, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है क्या करता है, प्रेशर्स को फैला देता है, तो हार्ट तक क्या चला जाता है, प्रेशर नहीं जाता है जोर से। कोई आपके छाती पर मारता है तो क्या होता है, आपको हार्ट में दर्द जल्दी नहीं होता है, बहुत तेज मारेगा तभी दर्द होता है। तो वो प्रेशर्स जाता कहाँ है, वो प्रेशर्स को क्या करता है, ये फ्लूइड क्या कर देता है, फैला देता है। जैसे ही फैला देगा तो क्या होगा, प्रेशर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, फैलाने का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया प्रेशर्स को,
जैसे ही ऑब्जर्व कर लिया तो हार्ट तक वो पहुंचेगा नहीं, तो हार्ट को क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। इतना समझ में आ गया। अब ये SAN इंपॉर्टेंट क्यों है, सीनो एट्रियल नोड। सीनो एट्रियल नोड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्या करता है, जो हार्ट को बीट करता है ना, हार्ट बीट करता है, हार्ट जैसे बीट करता है, लब डब का साउंड आता है, तो वो लब डब जो साउंड आता है ना, उसको इनिशिएट, जो शुरुआत करने का काम करता है ना, ये करता है सीनो एट्रियल नोड। और इसी का एक और क्या नाम है, सीनो एट्रियल नोड का क्या नाम है, पेस मेकर। इसी का एक और क्या नाम है, पेस मेकर। और यही पेस मेकर आर्टिफिशियल भी आता है, ये पेस मेकर आर्टिफिशियल भी लगवा सकते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सीनो एट्रियल नोड, ठीक है। अब हम लोग पहले इसको उतार लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फिगर को अलग अलग करके बनाएंगे तो ज़्यादा साफ बनता है, लेकिन एक साथ बनाने का मतलब कि सारा चीज़ समझ में आ जाए, थोड़ा सा देखिए। अब हम लोगों ने बात की, ये 3-4 तरह के वाल्व्स की बात कर रहे हैं, ट्राइकैप्सिड वाल्व और बाइकैप्सिड वाल्व। इसके अलावा एक और वाल्व होता है, उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होता है, ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, यहाँ से वेंट्रिकल से यहाँ खुलता है। जैसे यहाँ से अगर पाइपलाइन यहाँ से निकले, यहाँ से पाइप निकले, वेसल ब्लड वेसल्स निकले, एक होता है ओर्टा होता है, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी होता है, ठीक है। तो इसको पहले मिटा देते हैं, तो उसको लिखते हैं सेमी, उस टर्म को लिखते हैं हम लोग क्या, सेमी जो मैंने बताया वो अभी वॉल क्या नाम था उसका, उस वॉल इंपॉर्टेंट वॉल है सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। ये कहाँ खुलता है, कहाँ रहता है, ओर्टा के अंदर। ओर्टा का भी हमने देखा, आर्टरिक आर्टरी है और एक पल्मोनरी आर्टरी, उनमें वो खुलता है, ठीक है, वो वाल्व उनमें रहता है। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं SN पे, SAN हमने क्या किया, सीनो एट्रियल नोड, ठीक है। SN सीनो एट्रियल नोड, सीनो एट्रियल नोड, ये हुआ NOD। सीनो, इसका क्या काम होता है, पहला तो क्या नाम बताया था, इसका और क्या नाम है, पेस मेकर का काम है, पेस मेकर का काम है। दूसरा का काम क्या बताएं कि ये क्या करता है, हार्ट इनिशिएट करता है। इनिशिएट क्या करता है, हार्ट बीट, जो इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, इनिशिएट हार्ट बीट, है ना। अब जब जैसे ही इनिशिएट होगा तो जो हार्ट होगा वो किस फेज में चला जाएगा, हार्ट जो चला जाएगा कौन से फेज में, सिस्टोल में। जैसे से इनिशिएट करेगा तो क्या होगा, हार्ट क्या होगा, सिस्टोल हो जाएगा, यानी दो तरह से होता है, ठीक है। जैसे इनिशिएट रुक जाएगा तो क्या होगा, डायस्टोल हो जाएगा, यानी दो तरीके से ये हार्ट बीट करता है। और पेस में कितना हम लोग का हार्ट बीट होता है, 72, एवरेज कितना होता है, 72 हार्ट बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बार धड़कता है दिल, 72 बार, यही कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो ये पूरा कार्डिक साइकिल, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल। ये जो पूरा कार्डिक साइकिल जो होता है कितना टाइम लेता है, कितना लेता है, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड ये पूरा कार्डिक साइकिल सेकेंड लेता है। मतलब 0.8 सेकेंड में क्या होता है, हमारे हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में चला जाता है और हमारे हार्ट शरीर से पूरा ब्लड हार्ट तक आ जाता है। उतना समय कितना लगता है, 0.8 सेकेंड, यानी एक कार्डिक साइकिल में क्या लगता है, 0.8 सेकेंड। लेकिन कार्डिक साइकिल जो होता है वो किस तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। एक तो सिस्टोल हो जाता है, हार्ट जब सिस्टोल होता है, एक दूसरा क्या होता है, डायस्टोल होता है। सिस्टोल में क्या होता है, हार्ट क्या होता है, पास आ जाता है, यानी सिस्टोल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास आता है। तो जैसे ही हार्ट पास आएगा तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा, हार्ट से बाहर निकलेगा, ब्लड बाहर निकला। अब जैसे ही डायस्टोल प्रोसेस होगा तो क्या होगा, रिलैक्स करेगा अपने आप को। तो जैसे ही रिलैक्स करने का मतलब क्या होगा, फैलेगा, हार्ट थोड़ा सा पास आ गया तब फैलेगा, तो फैलेगा तो क्या होगा, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलोस्ट, यानी रिलैक्स करा तो उसमें क्या होगा, ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड बाहर गया, तो उसी को बोलते हैं सिस्टोल। और वो कौन एक्टिवेट करता है, SAN इनिशिएट करता है, ठीक है। और जैसे ही रिलैक्स करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। तो डायस्टोल में रिलैक्स हुआ तो ब्लड हार्ट के अंदर आया। अब समझ में आ गया। तो जैसे ही ब्लड बाहर गया तो साउंड क्या आता है, साउंड क्या आता है,
लब, जैसे ही ब्लड हार्ट के अंदर आया तो क्या होगा, डब, रिलैक्स्ड हुआ। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब ये जो लब डब जो साउंड आता है ना हार्ट में, जो हम लोग कहते हैं दुख दुख धक करते हैं, मुंह से आवाज़ निकालते हैं, तो वही लब डब हुआ। ठीक है, तो ये लब डब जो साउंड निकलता है ना, सिस्टोल होता है तो लब निकलता है, डिस्टोल होता है तो क्या होता है, डब निकलता है। अब इस प्रेशर को नापते कैसे हम लोग, ब्लड, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर को नापते कैसे, ब्लड प्रेशर को नापते कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम क्या है, स्पाइगनो मैनोमीटर करके होता है, मैनोमीटर, इसको एक बार नाम देख लेना, स्पैग्नो मैनोमीटर करके होता है। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नापता है, हम लोग ब्लड को लगाते हैं और क्या करता है, इसी वॉइस को नोट करता है, लब डब को, प्रेशर्स को, है ना, जो ये सिस्टोल वाले प्रेशर्स को नापता है। तो कैसे आता है, एवरेज कितना होना चाहिए ह्यूमन में ब्लड प्रेशर, 120/80 मिली मरकरी mmHg। ठीक है, एवरेज ह्यूमन में ब्लड प्रेशर कितना, 1/20। तो जो 120 है वो क्या है, सिस्टोल है, 120 mmHg क्या है, सिस्टोल है, और 80 mmHg क्या है, डायस्टोल है। अब समझ में आ गया, उसी को इस तरह से फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ब्लड प्रेशर को। इतना समझ में आ गया। और जो इस साउंड को सुनने के लिए, हियरिंग के लिए, इस साउंड को, लब डब के साउंड को सुनने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हियरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर सब गले में लटका रहते हैं इंस्ट्रूमेंट, कान में लगाते हैं और सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या सुनते हैं, लब डब का साउंड को हम लोग सुनते हैं। इतना समझ में आया। ये पूरा है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड वेसल्स का क्या रोल है, और ये ब्लड वेसल्स के साथ साथ में हार्ट का क्या रोल है, हम लोगों ने अभी तक समझा अभी तक। ठीक है, अब आते हैं एक बार इसको हम लोग प्योर हम लोग एक देखते हैं कि, ठीक है, एक 2-3 टर्म और देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लो। अगर मैं बात करूं 2 साउंड की, जब आप करते हैं इलेक्ट्रो, क्या करते हैं, अब आते हैं देखते हैं। 2 टर्म होता है, एक तो क्या होता है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ठीक है, और एक टर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। अब दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, जब आप अपने हार्ट बीट के सिग्नल्स को नोट करते हो किसी ग्राफ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ECG। ECG करवाते हैं, ECG करवाते हैं ना, तो आपके हार्ट बीट के रेट को नापता है। ठीक है, तो ECG कैसे दिखता है, ECG ग्राफ ऐसे दिखता है, इस तरीके से दिखता रहता है। तो ये जो ग्राफ है ये रिकॉर्डिंग है, ये क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग कहाँ आता है, किसी ग्राफ पे आता है, किसी पे स्क्रीन पे आता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन उसको रिकॉर्डिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये अंतर पूछता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखे या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब समझ में आ गया 2 टर्म, इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पूरे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं एक फिगर से। ठीक है, वो फिगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से फिगर है। अब हम लोग एक सैंपल बनाएंगे, क्या सैंपल क्या बनाएंगे, आते हैं देखते हैं किस तरह से सैंपल बनाएंगे। अब देखो, हम लोग बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये किसी का सर है, और ये क्या है, गला है। गला से और आगे बढ़ो तो ये हाथ आ गया, ये हाथ आ गया, ये हाथ आ गया, ये इस तरीके से हाथ आ गया, है ना, और ये, और बड़े तो ये आ गया, इसका बॉडी आ गया। इतना समझ में आ गया। ये खूबसूरत सा तो नहीं है, लेकिन खूबसूरत थोड़ा सा बना देते हैं, आँख बना देते हैं, और ये हंसता हुआ बना देते हैं।
हंस रहा है। अब इसको पढ़ाई करते हैं। अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ क्या है, ओपन सर्कुलेटरी। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या बात हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको दो चीज़ें हैं, एक तो क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, हार्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं या फिर हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा इसका, इस तरीके से, नहीं ये छाती होता है ना इस तरीके से, और ये क्या हो गया, पेट हो गया, ये इसका ढोड़ी हो गया, नाभि जिसको बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये रिप्स हो गया, ठीक है, ये रिप्स हो गया, इसको बोलते हैं रिप्स। अब जो हार्ट होता है ना, चेस्ट के मिड, अब देखो इससे नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो मेजो टर्म का अर्थ समझ में आया था। अब थोरेसिक कैविटी का भी मतलब समझाया कि ये इससे, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो अलग करता है ना, इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये चेस्ट के इधर से होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। जैसे ही सांस लोगे ना, तो डायफ्राम फुलाने का काम करता है, सपोर्ट करेगा। जैसे ही रिलैक्स करो तो डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। कैसे काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझ में आया थोरेसिक कैविटी। और जो चेस्ट, जो हार्ट होगा ना, इस रिब्स के पीछे की तरफ यहाँ पे इस तरह से ये बैठा होगा अंदर में। अब समझ में आ गया। तो यानी रिब्स को हटा दें, इस फसली को हटा देते हैं। अब देखो इसको हटा देते हैं, यानी हार्ट इसके जस्ट यहाँ पीछे में इस तरीके से होगा, और किस तरफ झुका होगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, मिडिल चेस्ट में होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट साइड में रहेगा। इसलिए बोलते हैं हार्ट, दिल क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, किसी किसी का राइट साइड में होता है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन लेफ्ट साइड में जनरली होता है। इतना समझ में आ गया। हार्ट के बारे में समझेंगे, लोकेशन समझेंगे, इसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग का काम करना है। साथ में क्या है, यहाँ पे साथ में क्या है, यहाँ पे लंग्स है, लंग्स है ना, लंग्स के पीछे में है ना। अब देखो वेसल्स में हम लोग क्या पढ़े थे, 3 तरह का वेसल्स पढ़े थे, है ना, आर्टरी, वेन्स, और क्या पढ़े थे, कैपिलरीज, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब इस तरीके से तो ये समझ में नहीं आएगा इतना अच्छा से, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा के एक अलग डायग्राम बनाते हैं। लोकेशन समझ में आया ना, हार्ट का, फेफड़े का, है ना। और इसमें ब्लड वेसल्स क्या होंगे, अब यहाँ हार्ट तक में जुड़े हुए रहेंगे, कभी दिमाग में जाएगा, तो कभी पैर के नीचे आएगा, तो कभी इधर जाएगा, हाथ में जाएगा, इस तरीके से ये हो रहा होगा, ठीक है, ये हो रहा होगा ना, है ना। इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स फैल रहे होंगे चारों तरफ में, इसमें कुछ आर्टरी होंगे, कुछ वेंस होंगे, कुछ कैपिलरीज होंगे। इतना समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं जिसको समझ में आए हम लोगों को। अब वो रफ डायग्राम कैसा होगा, अब देखो, यानी यहाँ पे क्या हो गया, लंग्स हो गया, हम लोग लंग्स को अलग बना देते हैं। ये क्या है, लंग्स है, ठीक है। ये क्या हो गया, हार्ट हो गया, है ना, हार्ट हो गया। थोड़ा हार्ट की तरह दिखा देते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरीके से हार्ट ही बना देते हैं, इस तरीके से हार्ट हो गया ये, ठीक है। इसके 4 भाग हो गए हार्ट के, है ना। और ये अलग अलग काम करें, क्या होगा, देखो यहाँ से जो ब्लड लेके जाएगा, ये ब्लड यहाँ पे गया, यानी देखो एक ब्लड यहाँ पे गया, एक ब्लड यहाँ पे गया, इस तरह से जाएगा, मतलब ब्लड जा रहा होगा ना ब्लड वेसल्स में। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो ब्लड लेके गया है, ये क्या है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से जो और कुछ पाइपलाइन होंगे, और कुछ होंगे जो ब्लड को ले जा रहे होंगे, मान लो ये ले, ये शरीर के अलग अलग पार्ट में ले जा रही है, दो है। इसमें क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हार्ट तक आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट तक ब्लड आएगा, है ना। तो इसको लाने का काम कौन करेगा, वेंस काम करेगा। हार्ट तक लाया, वेंस ले गया हार्ट तक, इतना समझ में आ गया। और जो ये ब्लड किधर, हार्ट की तरफ जा रहा है, और ये ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट से बाहर की तरफ आ रहा था, तो बाहर आर्टरी है, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाएगा, आर्टरी ले जाएगा। और ये आर्टरी कहाँ ले जाएगा, शरीर के अलग अलग भाग में ले जाएगा। और ये ब्लड कहाँ से ला रहा है, शरीर के अलग अलग भाग से लाता है, हार्ट में डालता है, ठीक है। अब ये
क्योंकि हार्ट तो पंपिंग मशीन का काम करेगा, फिर ये इसको पंप करेगा तो कौन जाए, यहाँ पे क्या जाए CO2। अब ये CO2 आया तो CO2 जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड CO2 जिसमें होता है उसको क्या बोलता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जा रहा है, ये हार्ट में ले जा रहा है। कोई एक चाहिए ना, ब्लड वेसल्स चाहिए ना, इस ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हार्ट तक ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी वेन्स, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी। ठीक है, एक सेकंड फिर से एक बार करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखो हार्ट से कहाँ ले जा रहा है, हार्ट इसको लंग्स की तरफ, तो ये क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होगा। लेकिन देखो नॉर्मल आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के अलग अलग भाग तक ले जाता है। लेकिन एक ऐसा वेसल्स भी होता है जो हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाता है, लंग्स तक। लेकिन उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो एक्सेप्शंस में है, वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। अब समझ में आ गया। अब ये हार्ट को, इस ब्लड को यहाँ तक ले गया, तो ये ब्लड तो प्यूरिफाई हुआ होगा ना, इसमें ऑक्सीजन आके मिल गया होगा, सांस छोड़े होंगे तो आप निकल गया होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस ब्लड को फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रहा है, हार्ट तक, यानी शरीर के अलग अलग लंग्स से कहाँ ला रहा है, हार्ट में ला रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये पल्मोनरी वेन्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी वेन्स। इतना समझ में आ गया, आया कि नहीं आया समझ में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया तो उसको पल्मोनरी वेन्स, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गया तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गया तो अब देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ गया, अब इस हार्ट से सप्लाई होगा पूरे बॉडी में, तो कौन ले जाएगा, आर्टरी ले जाएगा। आर्टरी ले गया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के अलग अलग भाग से कौन लेके आया, वेन्स लेके आया, हार्ट में डाल दिया, फिर हार्ट से पंप किया तो पल्मोनरी आर्टरी, फिर क्या हुआ, CO2 को लंग्स में लाया, फिर ऑक्सीजन मिल गया तो फिर उसको पल्मोनरी वेन लाया। यानी कैसे साइकिल चल रहा है, इस साइकिल को कैसे समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। हाँ, एरो की तरह, यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन्स है। और ये पल्मोनरी वेन्स क्या कर रहा है, इसको एक्सेप्शंस को यहाँ पर हटा देते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा समझने के लिए। यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन है, इसको यहाँ पे पल्मोनरी वेन है। अब देखो पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, पल्मोनरी वेन्स क्या कर रहा है, पल्मोनरी वेन्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कहाँ तक ले जा रहा है, लंग्स से हार्ट की तरफ ले जा रहा है। किसकी तरफ ले जा रहा है, हार्ट की तरफ, लंग्स से हार्ट की तरफ। ये कहाँ से, लंग्स से हार्ट की तरफ ले जा रहा ना। अब जैसे ही ब्लड हार्ट में आ गया तो अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाएगा, आर्टरी ले जाएगा। अब ये आर्टरी कहाँ ले जाएगा, आर्टरी कहाँ ले जाएगा बताओ, हार्ट से। अब हार्ट में तो आ गया ना, हार्ट से कहाँ ले जा रहा है, शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले जा रहा है। ठीक है, अब शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो उससे ऑक्सीजन निकल जाता होगा, और फिर उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया था। वहाँ से फिर कौन काम करेगा, मतलब अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड खत्म हो गया वहाँ पे, अब उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से क्या काम, किसका काम होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कौन लेके आएगा, वेन्स लेके आएगा। वेन्स क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, देखो वेन्स क्या करेगा, शरीर के अलग अलग पार्ट से क्या करेगा, शरीर के अलग अलग पार्ट से, शरीर के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग पार्ट से ब्लड को कहाँ लाया, फिर से हार्ट में लाया। अब ये हार्ट से फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। हार्ट से फिर क्या जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, जिसमें क्या हो, CO2 है, CO2 जनरेटेड बोल रहे हैं। तो इस यहाँ पे कौन काम करेगा, अब पल्मोनरी आर्टरी काम करेगा, पल्मोनरी आर्टरी काम करेगा, जो CO2 जिसमें है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, अब यहाँ से हार्ट से कहाँ ले जाएगा, फिर से हार्ट से कहाँ ले जाएगा, लंग्स में ले जाएगा ना, हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाएगा। जगह कम इसलिए दिक्कत हो जा रहा है। हार्ट से कहाँ ले जाएगा, लंग्स की तरफ ले जाएगा। अब लंग्स में फिर क्या होगा, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर ये पल्मोनरी वेन उसको ले जाएगा, कैरी करेगा। अब समझ में आ रहा है ना, यानी ये इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। ये पूरा साइकिल किस तरीके से चल रहा है शरीर में, इस तरीके से चल रहा है। हार्ट से लंग्स में ले जा रहा है, लंग्स में, तो ये पूरा इस तरीके से साइकिल चल रहा है।
यानी देखो पल्मोनरी वेन से आर्टरी हार्ट में आया, हार्ट से आर्टरी में, फिर आर्टरी से बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से वेंस के अंदर गया, वेंस से फिर हार्ट में आ गया, हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी उसको CO2 को लंग्स तक ले गया, लंग्स से फिर इस तरह से साइकिल चल रहा है, घूम रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि जगह कम आएगा। इसको अगर एक बार हम लोग इस पर एक सेशन रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, तो उसमें एक बार इस साइकिल को फिर से समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।